हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मौर्यन एम्पायर कोई भी अगर एम्पायर, कोई भी डायनेस्टी, कोई भी आप स्टडी करते हो हिस्ट्री में, तो सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पता चला कि मौर्यन एम्पायर भी हुआ था हिस्ट्री में। तो इसके रिलेटेड बड़े सारे सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको कभी अर्थशास्त्र ही पूछ लें, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्र राक्षसा, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर के। बाकी मैं बता सकता हूँ आपको, पुराणों में मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा है, जातका स्टोरीज़ में लिखा है, बड़े सारे पिलर, बड़े सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें। लेकिन वो हाईएस्ट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र याद रखना आपको। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य को कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, 3 नाम है इसके। इंडिका लिखी है मैगस्थीनिस ने, ये ग्रीक एम्बेसडर था मैगस्थीनिस, इसने लिखी है इंडिका। और मुद्र राक्षसा लिखी है विशाखादत्त ने, विशाखादत्ता। तो ये 3 सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सोर्सेज आपको पता होने चाहिए मौर्यन एम्पायर के बारे में। कौन कौन सा? अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्र राक्षसा। अर्थशास्त्र लिखी है खुद चाणक्य ने, मैगस्थीनिस ने लिखी है इंडिका, और मुद्र राक्षसा लिखी है विशाखादत्ता ने। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स आ गए 3। अब मौर्यंस, इनको मौर्यास क्यों बोलते थे? कुछ लोग ये बोलते हैं कि पाटलिपुत्रा वाले एरिया में होते थे मोर, पिकॉक होते थे, तब इनको मौर्य, मोर से। कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी जो मदर थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो मौर्य क्लैन से बिलोंग करती थी, वो एक लो कास्ट थी, मतलब लो कास्ट थी, तो उसके नाम पे रखा दिया गया। कई जगहों पे लिखा है, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें ये बताया गया कि मौर्य क्षत्रिय हैं। कई जगहों पे ये बताया गया कि ये वैश्याज हैं। तो इनका अलग अलग बर्नर है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग सोर्सेज में इनको अलग। लेकिन आपको क्या याद रखना, सिर्फ मौर्यन एम्पायर और सोर्सेज। अब कोई भी एम्पायर है, जब आप उसको स्टडी करोगे तो सबसे पहले आएगा ना फाउंडर, स्टार्ट किसने किया था। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है मौर्यन एम्पायर का। मतलब पहला किंग जो जिसने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो 321 BC से 298 BC, ये इसका टाइम पीरियड है। इससे पहले मौर्यन एम्पायर से पहले होती थी नंदा डायनेस्टी, और उनका लास्ट राजा था धनानंद। उसको मार के विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं नेक्स्ट सुल्तान इंडिया के। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना हमें ज़्यादातर पता चला बाहर के लिटरेचर से, ग्रीक लिटरेचर। तो टाइटल, चंद्रगुप्त मौर्य को बाहर वाले लोग जो हैं ग्रीक लोग, इसको बोलते थे सेंड्रोकोटस। क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस। ये आपको याद रखना है, ये बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस किसको बोलते हैं। तो कोटस भी किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बोला था? ये ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं, जिन्होंने लिखा होगा मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो वो क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। आगे बात समझ। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि किस रिलीजन को, फॉलोअर ऑफ। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य किसको फॉलो करते थे? जैनिज़्म को फॉलो करते थे, जैनिज़्म को फॉलो करते थे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनकी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना कि इन्होंने क्या किया था। 305 BC को इन्होंने ग्रीक आर्मी के जनरल थे, ग्रीक आर्मी मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी की जनरल थे सेल्कस निकेटर, इनको डिफीट किया था। सेल्कस निकेटर को हराया था इन्होंने 305 BC में। ये आपको बड़ी, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 305 BC ग्रीक आर्मी के जनरल थे सेल्कस निकेटर, तो इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब इनको हरा दिया तो इनकी आपस में क्या होती है? संधि होती है। संधि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो सेल्कस निकेटर से, आज का जो अफ़गानिस्तान नहीं, कंधार हेरात वाला एरिया, उससे अफ़गानिस्तान ले लेते हैं। बदले में क्या करते हैं, उसको 500 एलिफेंट्स गिफ्ट करते हैं। जो सेल्कस निकेटर की बेटी थी हेलिना, उसके साथ शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, और सेल्कस निकेटर अपना एक बंदा एम्बेसडर भेजता है कहाँ? चंद्रगुप्त या मौर्यन एम्पायर के दरबार में, जिसका नाम था मैगस्थीनिस। तो मैगस्थीनिस क्या करता है, बाद में फिर एक बुक लिखता है इंडिका।
मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका बुक, वो बताती है मौर्य एम्पायर के बारे में। तो मैगस्थनीज था कौन? सेल्कस निकेटर का एम्बेसडर था। एम्बेसडर पता ही होगा आपको, एम्बेसडर कौन होते हैं? जैसे राजदूत होते हैं, जैसे इंडिया के भी एम्बेसडर है ना अलग अलग कंट्रीज़ में, तो ये सेल्कस निकेटर का एम्बेसडर था मैगस्थनीज, और इसने किताब लिखी थी इंडिका। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या सोर्स है मौर्यन एम्पायर का। तो मैगस्थनी कौन था? याद रखना, ग्रीक एम्बेसडर था। ग्रीक एम्बेसडर कहाँ पर था? मौर्यन एम्पायर में आया था, ग्रीकों को रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रीक एम्बेसडर था। तो इसने लिखी थी किताब इंडिका। उसके बाद ये भी बता दिया मैंने आपको, चंद्रगुप्त मौर्य किस रिलीजन को फॉलो करते थे? जैनिज़्म को। ग्रीक वाले लोग इनको क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। और 321 BC में इन्होंने धनानंद को मारा था और मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो पहले राजा थे जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं दूसरे नंबर वाले, वो हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। 298 BC 273 BC तक इनका टाइम रहा। तो बिंदुसारा के बारे में आपको स्टोरी बताता हूँ। बिंदुसारा, इनका नाम पहले आपको याद रखना, बिंदुसारा क्यों पड़ा। क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते थे, तो चाणक्य जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो उनको क्या देते, और गुरु भी थे, खाने में जहर देते थे रोज़, ताकि कोई बाहर का बंदा उनको जहर दे के ना मार दे खाने में। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त अपनी वाइफ दुर्धरा के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो रोज़ जहर खाते थे, उनका इम्यून सिस्टम वैसा हो गया था, लेकिन दुर्धरा को नहीं पता था ये बात, और उन्होंने खा लिया खाना और उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, खून की उल्टियाँ होना शुरू हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पता चल गया भाई, और उनको ये बच्चा होने वाला था बिंदुसारा। तो वो जाते हैं चाणक्य के पास। तो चाणक्य क्या करते हैं, अब वंश अपना बचाना था, उन्होंने क्या किया कि दुर्धरा की गर्दन काट दी और फिर पेट काटा, बच्चा निकाला बाहर, लेकिन बच्चे की पूरी बॉडी पे जहर फैल गया था। अब जहर को क्या करना था, तो चाणक्य बुलाते हैं बड़े बड़े उस समय की वैद्य बुलाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं कि इस बच्चे का जहर एक जगह पे फोकस करो बॉडी पे, कि वहाँ से हम बाहर निकाल दें। तो पूरी बॉडी का जहर एक जगह पे फिक्स कर दिया माथे पे, और माथे पे बन गया बिंदु टाइप पे, उधर से जहर बाहर निकाल दिया और बच्चा बच गया। तो वो बिंदु बना हुआ था, पूरी लाइफ रहा, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बिंदुसार। अब सेम जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। इनको भी ग्रीक्स ने कुछ टाइटल दिया होगा, ग्रीक्स कुछ और नाम होगा इनका। इनको बोलते हैं अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस किसको बोला जाता है? बिंदुसार को। मतलब जो भी बंदा इनका अमित्र होता था, या संस्कृत में इस चीज़ को बोलते हैं अमित्र गाठ, उसको नहीं छोड़ते थे, उसको मार देते थे ये जान से। ठीक है, बिंदुसार। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में एक पॉइंट हो गया, अमित्रोचेटस बोलते हैं इनको। तो इन्होंने देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो नॉर्थ इंडिया यूनाइट किया था, इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक पहुँच गए ये? मैसूर तक पहुँच गए। मैसूर कर्नाटका का पुराना नाम है, एक्सटेंडेड। इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? मैसूर तक, आगे साउथ इंडिया तक पहुँच गए। ये बात। दूसरा, ये किसको फॉलो करते थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, या किस सेक्ट को फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट, ये आजीविका को फॉलो करते थे। आजीविका एक अलग प्रकार का सेक्ट है, ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म से थोड़ा अलग है। गौशाला इसके फाउंडर हैं इस सेक्ट के। तो इस सेक्ट में क्या होता है कि ये लोग नियति में बिलीव करते हैं कि जो कुछ होना है वो होके ही रहेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। दूसरा, कोई भी अच्छा काम करना है तो उसके लिए रिलीजन की क्या ज़रूरत है, आप एक ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स विदाउट कोई रिलीजन को अपनाए हुए भी कर सकते हो। तो ये वो बंदे थे। आगे बात समझ। उसके बाद इनके बारे में और बड़े सारे पॉइंट्स हैं। इनके बाहर की कंट्रीज़ के साथ बड़े तगड़े रिलेशंस थे, मतलब इनके सीरिया के साथ अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, और हर जगह पे इन्होंने अपने अपने एम्बेसडर भेजे हुए थे। आगे बात समझ। तो बिंदुसारा के बारे में क्या याद रखना है कि इनका टाइटल याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्पायर इन्होंने एक्सटेंड किया था मौर्य मैसूर तक, कर्नाटका तक, फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। दूसरा, इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे किस किस के साथ? सीरिया का राजा था एंटीचुअस I। ठीक है, उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था इधर। ठीक है, और बड़े सारे हैं।
वो आपको पढ़ने नहीं है। उसके बाद इनके बारे में इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आते हैं, जो थर्ड राजा आते हैं, थर्ड किंग आते हैं, तो वो थे बिंदुसार के बेटे अशोका। अब अशोका के बारे में पढ़ते हैं। अशोका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका बेटा आया बिंदुसार। बिंदुसार के बाद नेक्स्ट बेटा कौन आया? उसका अशोका। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में तो ये लिखा गया है कि बिंदुसार के 101 बेटे थे और 99 को मार के फिर अशोका किंग बनता है। लेकिन ये बात मतलब थ्योरी भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है, माइथोलॉजी, कुछ भी पक्का नहीं, मैं पक्का प्रूफ नहीं है कि ऐसा इन्होंने किया था। लेकिन जो इनका टाइम पीरियड है 273 BC से लेके 232 BC तक इनका टाइम पीरियड है अशोका का। तो अशोका राजा बनने से पहले तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था। गवर्नर मतलब जब बिंदुसार किंग थे तो ये तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, अशोका के बारे में। अशोका के बारे में बड़े सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मैंने आपको बताया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसका नाम है दीपा बसमा। उसमें ये बात लिखी गई है कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था और उसके बाद ये राजा बने थे। इन्होंने एक को छोड़ दिया था, यंगेस्ट जो था, तीसरा नाम था उसका, उसको छोड़ दिया था। क्योंकि जैसे ही बिंदुसार की डेथ होती है तो 101 भाइयों में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। फिर 5 साल तक ये वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहा और लास्ट में फिर इन्होंने 99 ब्रदर्स को किल किया और फिर मार दिया। फिर ये नेक्स्ट राजा बनता है अशोका। अशोका को स्टार्टिंग में तो बड़ा लोग बोलते थे चांद अशोक, बोलते हैं जिधर भी अशोका जाते थे उधर की 60% पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय कर देते थे, मतलब जो दुश्मन होता था। ऐसे नहीं, इनके बारे में और इम्पॉर्टेंट बात आ गई इनकी कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर की डेट आपको याद रखनी है 261 BC। कलिंगा वॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर है इनके टाइम पीरियड की। कलिंगा वॉर होती है 260, जब ये इनका 9th ईयर चल रहा था, जब राजा बने थे तो 9th ईयर चल रहा था। ये भी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कलिंगा पता है आपको? अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया का मैप बताऊं, तो कलिंगा बोलते हैं उड़ीसा को। ये उड़ीसा का पुराना नाम है। कभी कभी पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसी को बोलते हैं कलिंगा। तो कलिंगा क्यों चाहिए था? क्योंकि इधर पोर्ट्स हैं बड़े सारे, तो इधर से व्यापार करना था चाइना के साथ, आसियान कंट्रीज हैं साइड, थाईलैंड में, ठीक है, बड़ी सारी, कंबोडिया, सिंगापुर वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो उनके साथ व्यापार करना था। तो डायरेक्ट वॉर होती है इधर, क्योंकि इधर ट्राइबल लोग रहते थे। ये माने नहीं, जो भी एम्बेसडर भेजे गए होंगे कि भाई सबमिट कर दो आप, ये नहीं माने। तो 261 में BC में होती है कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा बोला जाता है जिस दिन कलिंगा वॉर हुई उस दिन दोपहर तक अशोका ने खुद 12,000 बंदे काट दिए थे। 1 लाख बंदे उनके इंजर्ड हो गए थे, बंदी बना लिए थे, कुछ मार दिए थे। अकेले अशोका ने 12,000। बोलते हैं जहाँ कलिंगा वॉर हो रही थी उड़ीसा में, उधर पास में एक रिवर थी, दया रिवर। जब अशोका को प्यास लगी, वो दया रिवर में पानी पीने गए तो देखा उन्होंने पूरी रिवर खून से बहती हुई आ रही है। उन्होंने जब देखा ये सिस्टम पूरा, उन्होंने सोचा यार अगर ऐसे बंदों को जीत के ऐसे राजा बनेंगे, ऐसे रूल करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी ही शिफ्ट कर दी थी। बोलते हैं इस वॉर के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए कि आज के बाद ऐसे किसी को कॉन्कर नहीं करना है, ठीक है। तो पहले इनकी पॉलिसी क्या होती थी? बैरीगोशा होते फिजिकल एनेक्सेशन। बैरीगोशा मतलब मिलिट्री एनेक्सेशन। फिर चेंज होगी पूरी धम्मा गोशा। आगे बात बैरीगोशा से बिल्कुल कल्चरल कॉन्केस्ट याद रखना, धर्म के साथ, कल्चर के साथ पूरा मिक्स होके। तो बैरीगोशा से शिफ्ट हो गई है धम्मागोशा। किसकी वजह से? उस एक कलिंगा वॉर की वजह से। फिर इन्होंने क्या किया? किसको फॉलो किया? बुद्धिज़्म को। फिर ये बुद्धिस्ट हो गए और कट्टर वाले बुद्धिस्ट हो गए। बुद्धिज़्म किसके हाथों हुए? उपागुप्त एक मोंक थे
उन्होंने अशोका को बुद्धिज़्म में कन्वर्टेड किया। तो याद रखना उपागुप्त ने, ठीक है, अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म अंडर उपागुप्त। उपागुप्त ने इनको बुद्धिस्ट बनाया। ठीक है जी, आगे बात अब ये बुद्धिस्ट हो गए तो इन्होंने बड़े सारे स्तूपास बनाए। बोलते हैं इन्होंने 84,000 बोलते हैं स्तूपेस बनाए। स्तूपास क्या होते हैं? जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके टेम्पल्स हम बोल सकते हैं। स्तूपा क्या होता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीते जी बड़ी सारी चीज़ें यूज़ की होंगी, तो उन चीज़ों को एक मटके में डालते हैं। ठीक है, मटके में डाला, मटके को दफना दिया गया, इसके ऊपर ऐसे डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया। अब लोग इसकी परिक्रमा करते थे, तो ये होते स्तूपेस। तो इन्होंने बड़े सारे स्तूपा बना, मतलब बोलते हैं पूरे इंडिया को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, एक प्रकार से बुद्धिस्ट कंट्री बना दिया था। फिर बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने बड़ा कुछ किया। इन्होंने बड़े सारे अपने एम्बेसडर एक जगह से दूसरी कंट्री में भेजे, यहाँ तक कि इन्होंने बोला अपना सन इनका और डॉटर, सन को इन्होंने भेज दिया। सन का नाम था महेंद्रा और डॉटर थी संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने भेज दिए श्रीलंका। तो श्रीलंका याद रखना, श्रीलंका का पुराना नाम क्या? सिलोन। ठीक है जी, सिलोन, श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ है वो सब का क्रेडिट किसको जाता है? अशोका को। श्रीलंका, थाईलैंड हो गया, ठीक है, इस वाले एरिया में, जापान वाली साइड, ये चाइना में भी बड़े सारे इन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे। तो इन्होंने बुद्धिज़्म का बड़ा ज़्यादा प्रचार किया। अब अशोका का दम्मा क्या है? मतलब दम्मा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अशोका की पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो अशोका का दम्मा संस्कृत वर्ड से लिया गया धर्म क्या है अपना? दम्मा क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट आप मान लो जैसे क्या है, एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन है। उस ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन होते नहीं थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन था अशोका का। अब दम्मा प्रिंसिपल्स रखे हैं, कुछ क्या रखा है कि स्लेव्स जो होते हैं उनके साथ सही ट्रीटमेंट करना है, एल्डर्स लोग हैं जो उनके साथ अच्छे से व्यापार करना है, चोरी नहीं करनी है, नॉन वायलेंस वगैरह, ये सारी टीचिंग्स थी दम्मा में। ठीक है, एक प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन था। और दम्मा में ये लिखा था कि अशोका क्या है? एक फादर फिगर है। बाकी प्रजा उसके लिए क्या है? बच्चों के समान है। पूरी प्रजा, चाहे किसी भी रिलीजन का बंदा है, वो उसके लिए तो बच्चे हैं सारे। और अशोका एक पिता है, फादर फिगर। अब इस दम्मा का प्रचार करने के लिए अशोका ने क्या किया? जगह जगह पे पिलर्स बनाए, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स बड़े सारे, और उन पे लिखा होता था अशोका का दम्मा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपको बड़ी बार पूछा जा सकता है पेपर में। तो बड़े सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए, ठीक है जी। जैसे हमारा आज का जो नेशनल एम्बेलम पता ना आपको? अशोक चक्र, उसके बीच में 4 शेर हैं। तो नेशनल एम्बेलम कहाँ से लिया गया है? नेशनल एम्बेलम याद रखना, टेकन फ्रॉम सारनाथ कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। तो नेशनल एम्बेलम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ पिलर था एक, उसको बोलते हैं सारनाथ कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। उधर से हमारा जो नेशनल एम्बेलम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में अडॉप्ट किया था कि आज के बाद हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यही होगा। तो राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता है क्या है? ठीक है, बीच में आ गया अशोक चक्र, ऐसे उसकी 22 तिलियाँ हैं, स्पोक्स बोलते हैं। फिर शेर है, आपको पता है शेर 3 हमें दिखते हैं सामने, एक पीछे की तरफ है, बीच में ये कैपिटल पर, इसको बोलते हैं अबैकस। फिर ये इस टाइप का कुछ है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। जो नेशनल एम्बेलम है इंडिया का, वो कहाँ से लिया गया है? कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। उसके बाद एक आपने बिल्डिंग याद रखनी है, सांची स्तूपा। कौन सी बिल्डिंग याद रखनी है? सांची स्तूपा किसने बनाया था? सांची स्तूपा बनाया था अशोका ने। सांची स्तूपा ये काफ़ी फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर है? भोपाल कहाँ है? MP में। ये किसने बिल्ट किया था?
किसने बनवाया था? अशोका ने। तो सांची स्तूपा भोपाल से अशोका की क्वीन थी देवी, तो उस जगह पे इन्होंने बनाया था सांची स्तूपा। ऐसे तो बोला जाता है ना कि इन्होंने 84,000 स्तूपे बनाए, उनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फेमस एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सांची स्तूपा। सांची का स्तूपा बड़ा फेमस है। अब मैंने आपको बताया इनके बड़े सारे क्या थे, पिलर्स थे, रॉक एडिक्ट्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं जिसके ऊपर जानकारी दी गई है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स, ये भी आपको कभी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको है ना, वो है मेजर। इनको भी 2 पार्ट्स में स्टडी किया गया कि मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। सबसे पहला आ गया 13 नंबर वाला, इनको नंबरिंग दी गई है। जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है उसके ऊपर लिखा गया है कलिंगा वॉर। ये बड़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कलिंगा वॉर कहाँ लिखी गई है, सोर्स क्या है? मेजर रॉक एडिक्ट 13 में ऐसे लिखते। 13वें नंबर वाला जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसके ऊपर लिखा गया है कलिंगा वॉर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है 12 नंबर वाला, ठीक है, 12वें नंबर वाला, उसके ऊपर लिखा गया रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, देखो ये इस बात से रिलीजियस टॉलरेंस ये बात बताती है कि अशोका कितना महान राजा था। जो मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट वाला है उसके ऊपर लिखा था कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। देखो ये भी बात अशोका को महान बनाती है, तभी बोलते हैं ना अशोका महान राजा है। उसके लिए बड़े सारे लॉजिक हैं, बड़े सारे पॉइंट्स हैं। और एक और याद रखना है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स 4th, ये 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, नॉन वायलेंस, मतलब है क्या ये सारी चीज़ें, वही महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स हैं, तो ये इन्होंने की थी, ठीक है। 3-4 मैंने आपको बता दिए, तो यही बड़े हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अशोका के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ रॉक एडिक्ट्स बता दिए, 13वें नंबर वाला बता दिया, 12वें नंबर वाला बता दिया, 5वां बता दिया, पहला बता दिया, कलिंगा वॉर बता दी, सांची स्तूपा इन्होंने भोपाल में बनाया था। जो इनका जो पिलर है एक सारनाथ कैपिटल पिलर, वही हमारा देश का नेशनल चिन्ह है ना, नेशनल एम्बलम है। कलिंगा वॉर में बताई, दम्मा बताया, दम्मा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। इन्होंने अपने बच्चों को, बेटे और बेटी को बुद्धिज़्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा, और बड़े सारे एम्बेसडर इन्होंने भेजे, थाईलैंड, जापान, चाइना वगैरह, ये आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद अशोका ने, मैंने आपको बताया था, इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अशोका ने क्या करवाई थी, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, जो तीसरी वाली है वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, जो अशोका ने करवाई थी 250 BC के आसपास करवाई थी। उस काउंसिल के चेयरमैन थे मोगलीपुत्ता तीसा। तो बोलते हैं इस कॉन्फ्रेंस में या इस काउंसिल में बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया था, डिवाइड नहीं हुआ था, वो 4th में होता है, ये आपको याद रखना है। ये 3rd काउंसिल करवाई है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने काफ़ी लंबा रूल किया, 50 साल तक रूल किया। तो लास्ट में फिर अशोका की डेथ के बाद जो मौर्य एम्पायर है वो इतना ज़्यादा देर नहीं चला। अशोका की डेथ के 137 ईयर्स बाद मौर्य एम्पायर नक्शे से ही मिट गया। तो फिर आप सीधा आ जाओ, लास्ट रूलर कौन थे मौर्य एम्पायर के, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो वो याद रखना आपको, वो थे बृहद्रथ, बृहद्रथ कौन है, लास्ट रूलर। पहले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये 184 BC में क्या हुआ कि इनकी ही आर्मी का जनरल था पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने पब्लिकली इनको असैसिनेट कर दिया, इनको मार दिया। इनका ब्राह्मण मिनिस्टर था पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने बृहद्रथ को मार दिया, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर जो जिसने मारा था शुंगा ने, उसने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, शुंगा डायनेस्टी। आ गई बात समझ, तो रिवाइज कर देते हैं एक, ठीक है जी। करें स्टार्ट। मौर्य एम्पायर सोर्सेज बताते हैं, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, मुद्राक्षसा है।
ये सोर्सेज आ गए। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी है, मुद्रा राक्षसा विशाखादत्त ने लिखी। ये सोर्सेज हैं, बताते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी पुराणों में है, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में है। फाउंडर कौन है मौर्य एम्पायर का? चंद्रगुप्त मौर्य। इनको सेंड्रोकोटस बोला जाता है। ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा फॉलोअर ऑफ जैनिज्म 305 ईस्वी में इन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर की सेना को हराया था। मतलब सिकंदर तो तब मर चुका था, अलेक्जेंडर तो मर चुका था, उसकी आर्मी का जनरल था सेल्किस निकेटर, उसको हराया था इन्होंने। फिर इनकी आपस में संधि हो गई। अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे ले लिए, बदले में 500 एलिफेंट्स दिए और उसकी बेटी के साथ शादी भी की। उसका एक बंदा भी अपने दरबार में रखा, मैगस्थनीस, जो अम्बेसडर था, जिसने ये किताब लिखी थी इंडिका। सेकंड राजा आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अमित्रगाड बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने एम्पायर एक्सटेंड किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था, लेकिन साउथ इंडिया तक कौन लेके आया? बिंदुसार, मैसूर, कर्नाटक तक। फिर ईस्ट की तरफ लेके कौन गया? अशोका। तो ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। इनके बड़े सारे अच्छे रिलेशन थे सीरिया के साथ, ठीक है। अम्बेसडर शेयर होते थे आपस में, ठीक, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे। फिर आते अशोका। अशोका कलिंगा वॉर, ठीक है। इन्होंने अपने 99 ब्रदर को मारा था, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा गया। कलिंगा वॉर बताई मैंने आपको। बैरी घोषा इनकी पॉलिसी थी पहले कि अगर किसी भी स्टेट को जीतना है तो मिलिट्री एनेक्सेशन करनी है, लेकिन फिर चेंज होगी धम्म घोषा, मतलब कल्चरल कॉन्केस्ट करना है किसी भी चीज़ का, मतलब अपना के बिल्कुल उसके कल्चर को समझना है सब कुछ प्यार से, ठीक है। फिर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। उपागुप्त ने इनको कन्वर्ट करवाया बुद्धिज़्म में। फिर ये बुद्धिज़्म के कट्टर फॉलोअर हो गए। फिर उन्होंने स्तूपे बनाए, पिलर बनाए, रॉक एडिक्ट्स बनाए, ठीक है। अपने बच्चों को प्रचार करने के लिए भेजा, अपनी धम्मा की पॉलिसी शुरू की, ठीक है। कुछ इनके पिलर्स हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर वही है सारनाथ कैपिटल पिलर, जिससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ये सभी सारी बातें इंपॉर्टेंट। सांची स्तूपा बताया मैंने आपको। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं जो 13वें नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, 12वें नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, पहला और 5वां। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई अशोका ने। फिर लास्ट राजा कौन थे मौर्य एम्पायर के? बृहद्रथ। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी मौर्य एम्पायर के बारे में। अब बड़े सारे बंदे बोल, अब डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन भी बता देता हूँ मैं आपको, डिटेल में बता ही देता हूँ। डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन तो बोलते हैं कि बड़े सारे रीज़न हैं इसके लिए दिए हैं अलग अलग थिंकर्स ने। कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा डिक्लाइन का रीज़न था कि अशोका के बाद कौन आए? वीक रूलर। ये सबसे बड़ा रीज़न था, ठीक है। उसके बाद कुछ बोलते हैं कि जो इनका सिस्टम था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड मतलब सब कुछ डिपेंड किस पे करता था? किंग पे। सारा कुछ किंग ही कंट्रोल करता था। तो फिर अगर पावरफुल किंग नहीं होगा तो पूरे इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कैसे करेगा? तब भी कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने अपनी एम्पायर की पार्टीशन कर दी थी, ठीक है, जगह जगह पे गवर्नर्स वगैरह, वो भी बड़ा एक रीज़न है। तो ये बोल सकते हैं रीज़न है। अब हमारे लिए इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? इम्पॉर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, हमें अपना राष्ट्रीय चिन्ह मिला है, इम्बैलम मिला है भाई इनके पिलर से, सारनाथ पिलर से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बड़ी सारी मोनेस्ट्रीज बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद बड़े सारे हमें क्या मिले हैं? लिटरेरी सोर्सेज मिले। तो लिटरेचर की बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि मौर्य एम्पायर से हमें क्या मिला है या क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। हमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह मिला है, लिटरेरी सोर्सेज या लिटरेचर की बड़ी डेवलपमेंट हुई। इस समय बड़े सारे लिखे गए, अर्थशास्त्र लिखी गई, कल्पसूत्रा लिखी गई, ठीक है, कथा वस्तु लिखी गई, भगवती सूत्रा। तो ये बड़े सारे हैं। बड़े सारे गुरुकुल्स खोले गए, एजुकेशन का विस्तार हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इतना ही पढ़ना इनके बारे में, एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो बड़ा इतना आज के लिए। थैंक यू सो मच।